तो चलिए आपके सामने लेकर आ गए हैं पेपर नंबर 3। ठीक है, पेपर नंबर 3 है गाला का और हम करने वाले हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में 1 से लेके 24 क्वेश्चन, क्योंकि ये है बेसिक मैथमेटिक्स का। तो बेसिक मैथमेटिक्स का 1 से लेके हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 24 क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके, और साथ ही साथ में हम उसके कॉन्सेप्ट भी देखते जाएंगे। ठीक है, मैंने इसके प्रीवियस वाला में भी बताया था। ठीक है, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट बताए थे। और एक भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है तो आप बिंदास पूछो भी कि क्या आपको डाउट है, कि ताकि उसको भी क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पेपर नंबर 3 में पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है कि ये जो है 1 और 0 कह रहा है कि ये सोल्यूशन है किसका? 8x + 3y + 5k = 18। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है ये पहला जो दिया हुआ है x की वैल्यू है, ये जो दूसरा दिया है y की वैल्यू है। अगर इसमें x और y की वैल्यू पुट किया जाए तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो k की वैल्यू यहाँ से सॉल्यूशन करने पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना। पहले तो ट्राई करो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप जवाब कैसे दोगे? पहले तो ट्राई करो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, आपने भी एक बार जाके क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने खुद से जवाब ढूंढना है कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो पॉइंट ये है कि ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसका मतलब x की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। x जहां है वहां पर 1 का मल्टीपल, और 3y जहां पे वहां 0 का मल्टीपल। बाकी एज इट इज वैल्यू हमने रख देना है। अब देखो 8 बन जा क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। 3 × 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5k है = 18। यहाँ 8 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। 18 - 8 कितना हो गया? 10। 18 - 8 कितना हो गया? 10। यहाँ है 5k। क्लियर? यहाँ है 5k, यह 5 मल्टीपल है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये सॉल्यूशन मैं आराम से बता रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई करना कि थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। तो ये कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आंसर लिखने के बाद क्या लिख देना? C और आगे क्या? 2। क्लियर? C और आगे आंसर 2। वैसे अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात बताऊं, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बोला है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, देखो ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 4x + 7 = 0। इसमें आपको d पूछ रहा है। d क्या होगा? d का फॉर्मूला याद है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। इसको ही डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, d को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब यहाँ से देखो, आप ये इसमें से देखोगे a की वैल्यू क्या होगा? जो x² के साथ मल्टीपल होगा। क्या मल्टीपल है? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, b क्या होता है? जो x के साथ मल्टीपल होता है। क्या है? -4। और c क्या होता है? विदाउट x वाला कांस्टेंट टर्म 7 है। साइन का इंपॉर्टेंट बहुत रोल है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब वैल्यू पुट करो, देखो -4 का स्क्वायर माइनस है, फिर 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 7। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस है, 4 × 7 = 28। अब माइनस कर दो, देखो ये बड़ा है, जब ये बड़ा है तो 8 - 6 करोगे तो 2 आ गया, और 2 - 1 कर दिए तो 1 आ गया, और बड़े वाले का साइन माइनस लगा दिया। ठीक है, क्या आ गया आपका? -12 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? -12। -12 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी कितना दिया है? -12 दिया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ये बोला था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था। क्वेश्चन में क्या बोला था? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है।
समझ में आ रहा है? बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए एकदम बढ़िया हो सकता है, एकदम बढ़िया हो सकता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ द एपी। देखो एपी दे के रखा है, एपी दे के रखा है, क्या दिया है? के दिया है, 3k दिया है, 5k दिया है, ऐसे डॉट 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 करके दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका सम बताओ, ये आगे तक होगा और कौन से टर्म तक का? आगे बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। मान लो कि ये ऐसे आगे बढ़ बढ़ के कहां तक गया है? nth टर्म तक गया है, तो उनका सम क्या होगा? ठीक है, सम में देखो क्या क्या जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी? पहला जो दिया है, ध्यान दो इधर, ए की वैल्यू क्या होगी? जो पहला लिखा होता है, के लिखा है, पहला जो लिखा है के वो हो गया। फिर उसके बाद डी क्या होता है? सेकंड माइनस 3k माइनस के, 3k माइनस 1k कितना हो गया? 2k हो गया। ये डी मिल गया। एन की वैल्यू एन ही है क्योंकि nth टर्म है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला किसका निकालना है? एस एन का। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमने क्या कर देना है? वैल्यू को पुट कर देना है। जो जो वैल्यू है n की जगह पे n ही रहेगा। 2 इन ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है? k है, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? 2k है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ दो, यहाँ 2k, इसका इसमें अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 2k n माइनस 2k हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसमें किए तो 2k n हो गया और माइनस प्लस माइनस 2k का 1 से करोगे तो 2k, ये प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल हो गया। आया क्या? n/2 और ब्रैकेट में 2k n आया। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है? k n स्क्वायर आ रहा है। आपने ऑप्शन में देखना है कि k n स्क्वायर कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे आपने डी आंसर दिया है, डी आंसर दिया हुआ है। डी में क्या दिखा है? एन स्क्वायर की, एन स्क्वायर, के एन स्क्वायर या एन स्क्वायर के, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है चौथा नंबर, पढ़िए। चौथा नंबर को अच्छे से पढ़िए। जितने अच्छे से आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम में यही लिखने हैं 24 आगे तक। यहाँ 16 लिखा है लेकिन आगे भी लिखूंगा, 24 तक आपको यही लिखने हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारे काम हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन ये रफ वर्क आपके लिए है, फटाफट कैसे कर सकते हो वो टेक्निक है। चौथा क्या बोला है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 और 8 फ्रॉम द y एक्सिस। -3 8 पॉइंट है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सिस बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेरा y एक्सिस होता है और ये मेरा x एक्सिस होता है। अब -3 8 कहाँ पे होगा? देखो x पहला वैल्यू x की वैल्यू माइनस है, मतलब इधर होगा। और कितना होगा? जैसे ये -1 -2 -3 ये हो गया। और 8 तक कहाँ जाएगा भाई? 8 तक कहाँ जाएगा? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और 3 ये यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है? -3 8। अब कह रहा है कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ना? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है? यही है ना 3 जितना डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? 3। ध्यान दो, पहला जो दिया है -3, पहला x होता है, x हमेशा हॉरिजॉन्टल पे बताया जाता है। माइनस हुआ तो इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड, जिस तरफ देख रहे हो, माइनस हुआ तो लेफ्ट साइड, प्लस हुआ तो राइट साइड। ठीक है, जब भी बोले, एक और चीज ध्यान देना, जब भी बोले कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो x की जो भी वैल्यू होगा उसको पॉजिटिव में ले लेना। x कोऑर्डिनेट 3 था, पॉजिटिव में ले लो। ठीक है, पॉजिटिव में डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस कितना है? 3 जितना। ठीक है, समझ में आया? y एक्सिस के परपेंडिकुलर x कोऑर्डिनेट। ठीक है,
वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलेगा तो वाई का कोऑर्डिनेट जो दिया होगा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बोला है, वाई एक्सिस ये है और इसके परपेंडिकुलर की बात किया है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ऑप्शन देखो 3 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, कितना है 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला है sec रेस्ट टू पावर 4 थीटा, ध्यान दो, sec रेस्ट टू पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे ऑप्शन देख के चलना है, ऑप्शन देख के चलना है। अब मेरे थोड़ी सी खास बात ध्यान देना कि मैंने आइडेंटिटी ये 3 लिखवा कर रखी है, वो याद रख कर लेना। ये तीनों आइडेंटिटी आपको काम आएगी, तीनों आइडेंटिटी आपको क्या आएगी, काम आएगा, बहुत अच्छे से काम आने वाला है। ये 3 आइडेंटिटी का ही घुमा फिरा के यूज पूछेगा, घुमा फिरा के इसी 3 आइडेंटिटी को घुमा फिरा के पूछने वाला है। अब देखो इसमें सेक की बात कर रहा है, तो सेक किसमें है, इधर है, इसका काम आने वाला है। अब देखो इसमें 4 थीटा है, 4 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो मैं 2 पावर वाला कॉमन ले लूं क्या, 2 पावर कॉमन कर दिया तो यहाँ 2 पावर ही बचा, और ये 2 पावर वाला पूरा कॉमन कर लिया तो 1 बचा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, अच्छा ये वाले देखो, ये 1 इधर कर दिया जाए तो सेक स्क्वायर -1 होगा, और उसकी जगह क्या होगा, tan स्क्वायर होगा, तो इसकी जगह पे मैंने tan स्क्वायर थीटा लिख लिया। अच्छा इसको भी मैं चेंज कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इधर क्या था, tan स्क्वायर थीटा। अब इसका इसमें मल्टीपल करो, पहले इससे करोगे तो tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसका इससे करोगे तो 2 पावर ये 2 पावर ये, कितना पावर हो गया, 4 पावर हो गया। तो ये देखो ऑप्शन है 10 पे 2 पावर प्लस 10 पे 4 पावर, 10 पे सी वाला है 10 पे 4 पावर प्लस 10 पे 2 पावर, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी है, 10 पे 4 पावर है प्लस 10 पे 2 पावर थीटा, है ना। देख लो, अपने आंसर को मैच करो, ठीक है, अपने आंसर को अच्छी तरीके से मैच करो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 5 छठा कर लेते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं छठा वाला। ठीक है, क्या बोला है छठे में, 6 नंबर पे बोला है इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड इट मीन बाय 12। देखो मोड कह रहा है कि ये जो जेड कह रहा है वो मीन से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोला है, देन द मोड एक्सीड इट मीन, तो आपको ये बताना है कि कितना बढ़ेगा मीडियन से, कितना बढ़ेगा मीडियन से, यही बोला है, मीडियन से कितना एक्सीड करेगा ये पता करना है। आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो यूटिलाइज करना। क्या फॉर्मूला है, z मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही है ना, यही होता है, मीन को x बार से कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोला है, ये मीन जो है, अब मैं ये 12 को इस तरफ कर देता हूँ तो क्या होगा, z माइनस 12 इक्वल टू मीन होगा, ये मीन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट कर दे यहाँ पर, देखो तो 2 ही रह जाएंगे, माइनस ये देखो ये 3 मीडियन है, -2 की जगह पे ये लिख देते हैं z माइनस 12, सॉल्व करो, 3 मीडियन, यहाँ 2 मोड और माइनस माइनस प्लस 2, 12 इंटू 2 24 हो गया। अब ये z वाले को इस तरफ कर दो, -2z है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2z हो जाएगा, और इधर 3 मीडियन प्लस 24 है। इन दोनों को देखो 2z और 1z, 3z हो गया, 3 मोड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3m प्लस 24। अब देखो यहाँ 3 मल्टीपल है तो सबको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ डिवाइड किया तो सिर्फ z बच गया, यहाँ डिवाइड किया तो सिर्फ m बच गया, और यहाँ डिवाइड किया तो 8 है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा था कि ये मोड मीडियन से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा मतलब प्लस है तो ज्यादा है, माइनस होता तो कम होता, तो मीडियन से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है मोड। तो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी 8। ये तुम्हारा सेक्शन ए का पहले के 6 क्वेश्चन जो है वो कैसे क्वेश्चन है? पहले के 6 क्वेश्चन कौन से हैं? पहले के 6 क्वेश्चन ये कौन से हैं? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से देखना समझना। जितना भी मैं ये पार्ट बता रहा हूँ एक बार इसको रिवाइज करना, और कल नहीं तो परसों आपका ये जो तीनों पेपर है इन तीनों पेपर का एक साथ टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तीनों पेपर का मिक्सअप करके आपको टेस्ट ले लेंगे। समझ में आ रहा? तीनों का मिक्सअप टेस्ट ले लिया जाएगा और उसमें आपने आंसर लगाना है। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक की 7 to 12। 7 से लेके 12 तक क्वेश्चन कौन से आएंगे? 7 से 12 कौन से आएंगे? फिल इन द ब्लैंक की। इसमें भी आपके ऑप्शन 3 दिए रहते हैं, है फिल इन द ब्लैंक का, बट ऑप्शन 3 इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन इसमें भी 3 देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा बात? चलिए 7 नंबर बोला है कि आपको एचसीएफ बताना है। किसका? एचसीएफ बताना है किसका? पहला नंबर है 20a² b और एक है 30ab²। तोड़ो इसको एचसीएफ करने के लिए। देखो ये क्या होगा? 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 हो गया, और a इंटू a 2 बार a हो गया और 1 बार b। इसको भी तोड़ो। 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। 1 बार a है और 2 बार b है। अब एचसीएफ क्या होता है? कॉमन होता है। जितने कॉमन मिल रहे हैं वो सारे निकाल के रख दो। एचसीएफ मतलब क्या होता है? जितने आपको कॉमन मिले वो सब निकाल के रख दो। देखो ये 2 दिख रहा है, 2 निकाल के रख दिया। 5 भी दिख रहा है, 5 भी रख दिए। और नहीं दिख रहा, a दिखा, a रख दिया, और एक b दिखा, b लिख दिया। और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और कोई कॉमन दिख रहा है? पेयर बनता हुआ दिख रहा है? पेयर, यही पेयर है ना? यही पेयर है। अब ये क्या होगा? 2 5 जा 10 ab, यही आ गया एचसीएफ। जितने कॉमन मिल रहे हैं उनको यहाँ पर ले आकर और मल्टीपल कर दो। देखो एक तो ये कॉमन था, एक ये कॉमन था, एक ये कॉमन हुआ, एक ये हुआ, बाकी और कोई कॉमन दोनों में नहीं मिला। 3 है तो तीनों में कॉमन देखा जाता है। ऐसा नहीं कि 2 में दिख रहा है 1 में नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं। 3 है तो तीनों में कॉमन देखो तो एचसीएफ मिल जाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 10ab। 7 का आंसर क्या हो गया? 10ab। उसमें दिया भी होगा, उसमें आपको दिया भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अब क्या है प्रॉब्लम? क्या चाहिए? कल बताया था ना ये दोनों में स्क्वायर लेकिन हाँ, ये तो सॉल्यूशन करने पे पता चलेगा। सॉल्यूशन की वैल्यू जो आएगी ना उसके बेस पे हम पता करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना तो सॉल्यूशन के बेस पे पता करते हैं। चलिए यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? देखो कैसा पॉलिनोमियल का पूछ रहा है? 0 3x - 7 ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए बोले जब भी तो आपने क्या कर देना है? ये 3x - 7 = 0 लिख दो। यहाँ 3x है, -7 इधर जाएगा तो क्या हो गया? +7। ठीक है, और यहाँ 3 मल्टीपल है तो इधर क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। यही तो आपका आंसर हो गया। ये जो x की वैल्यू आता है वही जीरोज होता है, वही 0 होता है। x की जो वैल्यू होती है वही, x का जो सोल्यूशन होता है वही 0 होता है, रूट होता है वही 0 होता है, सोल्यूशन होता है वही 0 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। कौन सा इसमें ऑप्शन दे के रखा है? 7/3। बीच वाला वैल्यू ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। इसमें कितना दिया है? 7/3। 9 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ये दिया होगा, देखो 5 होने की प्रोबेबिलिटी = 3 न होने की प्रोबेबिलिटी, ये दिया हुआ है।
और फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है न होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने आपको बताया भी था, एक काम करो, नंबर को इस तरफ और प्रोबेबिलिटी वाले को इस तरफ। देखो ये होने का, ये इसके साथ मल्टीपल है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में न होने का। क्लियर? इधर 3 था, ये मल्टीपल था तो इधर आके डिवाइड हो गया। बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? न होने का ना, न होने के सामने क्या है? 5। न होने के सामने जिसका पूछ रहा है उसका आंसर बता रहा हूं। न होने के नीचे क्या है? 5 है तो 5 लिख दो और टोटल कर दो इसका। 3 और 5 कितना है? 8। ये आपका आंसर है। अगर गलती से ये पूछ लिया होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो होने का इसके सामने क्या है? 3। अगर होने का पूछता तो 3 है और टोटल कितना है? 8, तो 3/8 हो जाता। क्लियर? 3/8 हो जाता। ठीक है? जब ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो होने और ना होने का, तो होने वाले के सामने जो दिया हो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन का एडिशन कर लेने का। क्लियर? इस तरीके से आप फाइंड आउट। कौन सा आंसर है? 5/8। तो आंसर क्या हो गया? 5/8। क्लियर? 10 नंबर की बात कर लेते हैं। क्या बोला है? देखो साइन थीटा ये देके रखा है, साइन थीटा t देके रखा है और कॉस थीटा पूछ रहा है आपसे। कॉस थीटा क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ये मैं अभी भी लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू कॉस थीटा का फाइंड आउट कर सकते हो। ये आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो आपको कॉस फाइंड आउट करना, कॉस को इधर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही था, ये इधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है ना, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू t देके रखा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या देके रखा है? t देके रखा है, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। यहाँ 1 है, साइन की जगह पे t और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। तो ये आंसर देखो कहाँ दिया है, वही आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर दिया है वही आंसर हो जाएगा। क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर देके रखा है, देख रखा है। लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो ये देके रखा है। ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और वैल्यू पुट कर दिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो कॉस थीटा की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है। ये आइडेंटिटी बहुत काम देती है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से 2-4 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है? अभी तो ये सेक्शन ए कर रहे हो, थोड़ा सा रिवाइज करते रहो। ठीक है? अब देखो एक साथ आपको पेपर नंबर 3 मिलेगा। 24 इंटू 7 3 करोगे तो कितना होता है? 72 होता है। तो 72 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे और टाइम 1 आवर, वो आपको फटाफट करने होंगे। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे किसी दिन भी मिल सकता है। ठीक है? किसी दिन मिल सकता है। ठीक है? वो 24 क्वेश्चन आपको बचने नहीं चाहिए। 72 क्वेश्चन होंगे, वो 72 क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए। फिर चौथा हो जाएगा तो एक साथ 4 पेपर आपको मिलेंगे और बचने नहीं चाहिए। फिर 5 हो जाएगा तो एक साथ 5, 6 हो जाएगा तो एक साथ 6। हाँ, सबको करना है। देखो क्वेश्चन भले ही यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा। हो सकता है कि पैटर्न वही हो सकते हैं। देखो हो सकता है कि नंबर चेंज हो जाए लेकिन पैटर्न तो वही होंगे। क्या पता सेम ही। ठीक है? हाँ, पूछ लेता है ना कई बार। तो यही तो है कि हमें सीखना है, रटना नहीं है, हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। कौन सा है? 11 नंबर। 11 नंबर क्या दिया है? ये तो याद करने वाली चीज है। क्या बोला है कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट डैश पॉइंट। कितने पॉइंट को वो कट करेगा? कितने पॉइंट? सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगा? कितने पॉइंट पे? कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे टच करके ही जाता है ना, एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके आंसर तो डायरेक्ट आपको हो गए, क्या हो गए? 1 हो गए। क्या हो गया? 1। कुछ मैंने पहले भी बोला था कि कुछ के तो हमको याद ही करने पड़ेंगे, कुछ तो हमें याद ही रहने चाहिए। 12 नंबर क्या बोला है? 12 नंबर देखो क्या बोला, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15, 17, 23, 28, 25, 19, 28 x इक्वल टू 23। जब भी ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन का मोड बोल रहा हो कि ये है, मतलब उसमें जो अननोन है ना
वो भी वही होगा। ठीक है, देखो बात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि आपके नंबर दिए हैं, 15 दिया है, 17 दिया है, फिर 23 दिया है, 28 दिया है, 23 दिया है, 25 दिया है, 19 दिया है, 28 दिया है, x दिया है। इनका मोड बोल रहा है कि 23 है, समझ में आ रहा है। और आपको ये फाइंड आउट करना है, x प्लस 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ में आ रहा है। देखो इनका जब मोड दे के रखा है 23, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 23, बिना आंख बंद करके, क्योंकि रिपीटेड मैक्सिमम रिपीटेड नंबर बात कर रहा है ना, तो रिपीटेड में वो अननोन शामिल ही होगा, समझ में, रिपीटेड में वो अननोन शामिल होगा। तो ये जो अननोन है वो 23 हो जाएगा, यहाँ रख दो। 23 प्लस 7 कितना आ रहा है 30। तो इसका आंसर बताना है, x की वैल्यू नहीं बताना है। ये जो गिवन है इसको पूछा था ना, ये बताओ क्या है। तो x तो तुम्हारा 23 हो गया, इधर पुट कर दिए तो आंसर क्या हो गया 30 हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे लिख लें आंसर कितना आ गया 30। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक ट्रू और फॉल्स है। 13, 14, 15, 16 ये क्या है ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स में क्या बोला, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a और b क्या है दो इंटीजर है, वो भी कौन सा है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एचसीएफ बोला है, एचसीएफ ab का बोला है, a, b का कितना दिया है 15 दिया है, और एलसीएम पूरा एचसीएफ लिखे भाई, एलसीएम जो a और b का दिया है वो कह रहा है 162 है। तो क्या सही है, ट्रू है या फॉल्स है। देखो ध्यान देना, जब भी इस तरीके का कंडीशन दिया हो, ध्यान देना, ध्यान देना, एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो ये कब होगा एलसीएम, जब ये एचसीएफ एलसीएम से डिवाइड कर दें और कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना आए, तब तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो कर लो, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर मैं 162 को 15 से डिवाइड करूं तो 15 1 जा 50, 1 आया 12, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका दिया 162 नहीं होगा, क्लियर, 162 नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा फॉल्स होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर एलसीएम दिया है, एलसीएम बोल रहा है क्या होगा, एलसीएम ये होगा, पूछ नहीं रहा है तो फॉल्स हो जा रहा है। अगर डिवाइड करने में टोटली डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है ट्रू हो जाता है, नहीं तो फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 नंबर बोला है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 इज 5/3। ध्यान देना, आपके पास ये दिया हुआ है, ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 5x - 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना वो कितनी है, कितना देके रखा है 5/3 देके रखा है। अब देखो जीरो जिसमें फाइंड आउट करना नहीं है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, माइनस लिखा b की जगह क्या है 5 है, a की जगह क्या है 3 है, ये आंसर होना चाहिए था -5/3, और दिया क्या है 5/3, क्या दिया है 5/3, और आना क्या चाहिए था -5/3। तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स हो जाएगा। आंसर में क्या लिख देंगे फॉल्स। 14 भी फॉल्स, 2 फॉल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है, अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन। देखो 2 लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब वो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होंगे या तो इनकंसिस्टेंट होंगे। पता है ना कंसिस्टेंट कौन सा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको बता के रखे थे, लिख लो, ये कौन से बता रहा हूं यहाँ पे। देखो पहले नंबर तो कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2
ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ये क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं। A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2, ये क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। और इसके कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट ही होता है। अगर ये कंडीशन आ गया A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, तो ये होता है पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन। और इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है या नॉट कंसिस्टेंट होता है, या तो नॉट कंसिस्टेंट होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, या पेयर ऑफ ए लाइन इन टू वेरिएबल having no solution, no solution है तो पैरेलल लाइन। और आगे बोला है is not a consistent pair of a linear equation, not a consistent मतलब inconsistent और no solution, सही बात बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन इसमें समझने की फेर है, क्वेश्चन नहीं समझ में गलती कर दोगे। बोल रहा है कि आपके पास पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं, सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट बोलो या नॉट कंसिस्टेंट। अब बोल भी रहा है कि नॉट कंसिस्टेंट है तो सही बात बोल रहा है। क्लियर, बोल क्या रहा है, सही बात बोल रहा है, बोल क्या रहा है, सही बात बोल रहा है, बात सही है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो तब तक आप लोग रिवाइज कर लो, क्वेश्चन में ज्यादा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर ट्रू फॉल्स का 16 नंबर देख लेते हैं। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 मंडे इन द ईयर ऑफ 2020। देखो जब भी बात कर रहा हो ना कि 53 मंडे या कोई भी डेज की बात कर रहा हो, उनकी प्रोबेबिलिटी या तो 1/7 होगी या तो 2/7। लीप ईयर होगा तो 2/7, नॉन लीप ईयर होगा तो 1/7। ठीक है, बट यहाँ क्या दिया है 3/7, वो पॉसिबल ही नहीं है कि 3/7 आ पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मंथ में पूछता है तो पॉसिबल है 3/7 आने का। 31st डे वाले 3/7, ठीक है, 31st डे वाले 3/7, 31st डे वाले 3/7। ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। अगर आप ध्यान दोगे तो गारंटेड है कि हर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो रहे हैं। पहले भी हम वही चीजें बता रहा हूँ, अभी भी वही चीजें बता रहा हूँ। बशर्ते क्या है, हमारा कंसंट्रेशन जितना अच्छा होता है उतने अच्छे से समझ में आता है। कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है वैसे ही समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अभी वन लाइनर आपको देख लेना है, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर भी देख लें। चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, फिर वन लाइनर देख लेते हैं। क्वेश्चन ना आप लोग ना बहुत अच्छे क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो गारंटेड है आपको कितना भी कर लोगे ना, बाद में तुमको यही लगेगा कुछ नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि क्वेश्चन को पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करना है, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, अगर मान लो कि कोई बात कह रहा है वो तुम्हें बात ही नहीं समझ में आ रही है तो आंसर क्या दोगे, उसका जवाब क्या दोगे। सबसे पहले ट्राई करो कि क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, अगर मान लो कि आप वीक हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ। ठीक
ठीक है, थोड़ी स्लो, अच्छे से समझो क्या कहा जा रहा है, फिर जवाब दो। जरूरी नहीं है कि बहुत तेजी से दौड़ना ही है। आपको पता है कि आप वीक हो तो थोड़े से अच्छे से, थोड़े से पेशेंस लो, कम करो लेकिन अच्छा करो। कम करो मतलब अच्छा करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, वीक स्टूडेंट के लिए। जरूरी नहीं है आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, लेकिन आप 40 मार्क के कर रहे हो, 50% करो, 50% ऐसा कर डालो कि एक भी मार्क्स उसमें से तो न जाए कहीं। 40 तो पक्का है, गारंटेड। वैसे बोल सकते हो कि 40 तो आना ही आना है, वो तो कहीं नहीं जाने वाला है, ऐसा फील आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन ए करा रहा हूं, सेक्शन ए 24 मार्क का ऐसा हो जाना चाहिए दिमाग में इस तरीके से ना कि ये 24 तो कहीं नहीं जाने वाला है। इतनी बार मैं कर दूंगा कि ये 24 तो फिक्स है, ठीक है। बाकी के लिए और थोड़ा प्रयास करेंगे। चलिए वन लाइनर भी देख लेते हैं। वन लाइनर 70 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये दिया हुआ है, 70 नंबर में ये दिया हुआ है A25 माइनस A15 इक्वल टू 24 दिया रहा है, और डी बोल रहा है बताओ, डी बोल रहा है बताओ, डी। ओ बेटा शांत रह। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला बताया भी था, कभी भी an का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहले भी बताया था, इसके पहले सेक्शन जब a करा रहा था पेपर 2 का, उसमें भी बताया था। अब यहाँ पे ध्यान दो, A25 होगा तो देखो a प्लस n एक कम है ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 24d माइनस बीच में माइनस, A15 को क्या लिखूंगा, a माइनस 14d। देखो यहाँ a प्लस 24d है, या माइनस तो माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस 14d। ये बार बार करो क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है इसमें से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। a से a कैंसिल हो गया, 24 में से 14 माइनस होगा तो 10d आएगा, और इनके इक्वल दिया क्या है, इसके इक्वल 24 दिया है, 24 दिया है। अब ये 10 इधर डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 डिवाइड बाई 10। इसको डेसिमल में करना है तो 2.4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4। तो आपको लिख देना है, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, ठीक है। कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 आंसर क्या आ रहा है, 2.4 क्या आ रहा है, 2.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया होगा, खोल दो भाई, खोल दो, खोलो खोलो। क्वेश्चन नंबर 18, चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है इनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पता है आप लोग को इनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, सर्कल के अंदर है, ये सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये है, और उसका नामकरण क्या किया है, ABCD बोला है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। इनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये कंडीशन है। ध्यान देना बात जो समझाना चाहता हूं, और उसमें दिया क्या है, दिया है आपको एंगल A इक्वल टू एंगल C माइनस 40 डिग्री। अब कह रहा है एंगल A आप बताओ, एंगल A कितना है वो बताओ, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट एंगल A फाइंड आउट करना तो यही वाला ले लेता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। A को A ही रहने दो क्योंकि A फाइंड आउट करना। C की जगह क्या लिख दूंगा, अगर मुझे ये C फाइंड आउट करना है, C की जगह क्या लिखो, ये -40 इधर आ जाएगा, एंगल A प्लस 40 होगा, C की जगह पे -40 इधर आएगा तो क्या होगा, +40। एंगल A प्लस 40 होगा C की जगह पे, तो C की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल A प्लस 40, इधर 180 है। अब ये एंगल A और एंगल A क्या हो जाएगा, 2 एंगल A होगा,
और प्लस 40 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 180 में से 40 माइनस करोगे कितना होगा, 180 में से, अच्छा ये मिट गया, ये भी फॉल्स था, ये ट्रू था, फिर ये भी फॉल्स था। ये क्या होगा भाई, 180 में से 40 माइनस हुआ तो 140, और यहाँ पे 2 एंगल ए है, आपको चाहिए एंगल ए, तो 2 मल्टीपल है तो डिवाइड कर दोगे, 140 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 70 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया, 70 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ गया, 70 डिग्री। लिख पाओगे। थोड़ी सी ना हर एक क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं ये समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय जब कुछ नहीं आता है ना तो समय बड़ा लगता है। आपको 3 घंटे का पेपर है तो वो 3 घंटे बहुत बड़ा समय लगेगा अगर आपको नहीं आता है, और आता है तो समय कम पड़ेगा, आता है तो समय कम पड़ेगा। तो पढ़ने वाले लोगों के लिए समय कम पड़ता है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए समय वो बहुत बड़ा समय लगता है, 3 घंटा बीत जाए कैसे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको कैसे भी करके ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव शर्ट इन ए लॉट ऑफ 400 का लॉट है, और उसकी प्रोबेबिलिटी बोला है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे के रखा है कितना, 0.035, ये प्रोबेबिलिटी दे के रखा है। कह रहा है कि वो डिफेक्टिव पीस कितने हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की बात बोला है, ये दे के रखा है, इधर लिख ही देता हूं, डिफेक्टिव दे के रखा है इतना। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। इसकी वैल्यू देख रखा है 0.35, और ये कितना है नहीं पता, यही तो पूछ रहा है, फेवरेबल यही तो पूछ रहा है, और इधर कितना दिया है 400, ये इधर जाके मल्टीपल होएगा 0.035 इंटू 400, यही तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव, यही आएगा ना, फेवरेबल ही पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगा, मल्टीपल कर लो। देखो ये 2 जीरो हटाते हो तो पॉइंट इधर आ जाएगा, 3.5 आ गया, और इंटू 4 कर दो तो कितना होगा 7 टू जा 14 आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव। 400 में से 14 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 14/400, और 14/400 करोगे ना तो यही आएगा 0.035। तो इसका आंसर क्या हो गया 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया 14, नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 1 लाइनर का देख लेते हैं क्या है। फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। देखो मीन की बात कर रहा है कि मीन से जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका डेविएशन का सम जो होता है, ये याद कर लेना स्टेटमेंट, उनका सम जो होता है वो 0 होता है, याद कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा भी देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि मान लो यहाँ पे बता दें, मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है, एक x5 है, ये मैं ऑड लेके आपको बता रहा हूँ। मीन फाइंड आउट करोगे तो सेंटर वैल्यू ही आती है, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो मीन क्या होगा यही होगा मीन। और कह रहा है कि इन सबका डेविएशन, डेविएशन मतलब इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस एक्स बार प्लस 2 माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस एक्स बार, वही होगा ना 3 माइनस एक्स बार प्लस 4 माइनस एक्स बार प्लस 5 माइनस एक्स बार, इन सब का सम करोगे ना, सब का सम तो 0 ही आएगा। यही बोल रहा है मीन का डेविएशन, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डेविएशन मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो क्या आता है 0 आएगा, आएगा ही आएगा। देख लो 1 माइनस 3 करो, 2 माइनस 3 करो, 3 माइनस 3 करो, फिर 4 माइनस 3 करो और 5 माइनस 3 करो, तो सम देखोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट में याद रखना कि अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज
जीरो, जीरो होते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर अब 21 आ गया, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो डायरेक्ट कुछ तो फॉर्मूले हैं और कुछ में थोड़ा दिमाग लगाना होगा। कुछ तो फॉर्मूले हैं, कुछ में दिमाग लगाने होंगे। तो ये 21, 22 तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या दिया हुआ है, 21 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो डायरेक्ट याद रखना है। दूसरा क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट बोला है एंगल फॉर्म एट अ सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 20 मिनट। ध्यान देना, अभी देखो मैं घड़ी बना रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पे 6, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपका मिनट हैंड है। ध्यान देना, अगर एक मिनट हैंड यहाँ था, यहाँ आ जाता है ना तो 30 डिग्री। एवरी 5 मिनट पे 30 मिनट जितना होता है, 5 मिनट गया तो 30 डिग्री, और 5 हुआ तो 30 ऐड कर दो, और 5 हुआ तो कितने मिनट गया है, 20 मिनट। 20 मिनट कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो कितना हो रहा है देखो, 1, 2, 3, 4, कितना बड़ा, 3, 4 जा 120, कितना होगा 30, 30 4 बार ऐड कर दो, कितना एंगल बढ़ा, 20 मिनट के लिए कितना एंगल होगा, सब टेंडेड एंगल होगा 120, 120 होगा। ठीक है, यहां से यहां तक आया ना, देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो 20 मिनट में कितना सब टेंडेड एंगल सेंटर पे बना रहा है, 120। 30 30 होता है, ये 30, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 120, 30 30 ऐड करते जाओ तो आपके एंगल कितने बन गए, कितने हो गए, 120 डिग्री। नेक्स्ट वाला देखो, इधर क्या भाई, नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, इसमें भी एंगल ही पूछा है। एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 मिनट। 45 मिनट कहाँ पे आता है देखो, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो गया, 35, 40, 45, यहाँ पर आ गया, यहाँ था और यहाँ आ गया, कितना एंगल ये होता है देखो, यहाँ तक तो 180 हो गया, ये 30 ऐड किए इसके लिए कितना हो गया 210, फिर 30 ऐड किए तो 240, फिर 30 ऐड किए तो 270, कितना एंगल बने रहा है 270, कितना एंगल बन रहा है 270। तो ये आपके सेक्शन ए पेपर नंबर 3 के कंप्लीट होते हैं। यही आपको एग्जाम में लिखना है, यही पूरे आपको कहाँ लिखना है, एग्जाम में लिखना है, यही पूरे आपको कहाँ लिखना है, एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पेपर में ये आपको आंसर शीट पे लिखने हैं, तो यही छाप मत देना, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से लिखने का तरीका ये है। ये सारा सॉल्यूशन आपका रफ वर्क रहेगा, ये सारा सॉल्यूशन क्या होगा, रफ वर्क। तो ध्यान देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दूसरों को शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।